वेलकम टू CSIR स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग नेट JRF MP सेट तीनों की प्रिपरेशन करेंगे और आज जो हम लोग यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ये पूरी सीरीज चलेगी। हर लेक्चर में एक एक टॉपिक दो दो टॉपिक कवर होते जाएंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, ऐप है, उसके जरिए आप लोग ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं और बाकी ऑफलाइन क्लास भी रेगुलर चल ही रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट मतलब होता क्या है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। मतलब दूसरों से काम करवाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब है कि आप कितने अच्छे तरीके से दूसरों से काम करवा सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। और जो व्यक्ति ये करता है उसे क्या बोला जाता है? मैनेजर कहा जाता है। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली रन करता है, इजीली रन करता है, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के रन करता है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है मैनेजमेंट का। क्यों होता है? क्योंकि इससे ये पता चलता है हमें कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत सही है। ठीक है। अब कुछ स्कोप होते हैं, स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर कह सकते फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पहला होता है, मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब जब भी आप किसी चीज को मैनेज करते हो, दैट मीन्स जब भी आप किसी चीज की प्लानिंग करते हो तो किस बेसिस पे करते हो? क्योंकि आपका कोई गोल होता है, आपका कोई उद्देश्य होता है, आपने कुछ दिमाग में सोचा हुआ होता है कि आपको यहाँ तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जब नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका एक गोल है कि आपको JRF क्लियर करना है या फिर आपको PhD करना है। तभी आप क्या करने लगे हो? चीजों को मैनेज करने लगे हो, अपना टाइम मैनेज करने लगे हो। ठीक है, अपनी स्टडीज मैनेज करने लगे हो। आप लोगों ने एक टाइम टेबल बनाया होगा कि इतनी देर हमें इस सब्जेक्ट को देना है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है गोल ओरिएंटेड। सेकेंड होता है, मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब है मैनेजमेंट जो है रेगुलर चलता रहता है, निरंतर प्रक्रिया है। ये मैनेजमेंट ऐसा होता है कि थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया, नहीं। इसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप मैनेजमेंट को कंटिन्यूअसली नहीं करते हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन नहीं करेगा। थर्ड क्या होता है? मैनेजमेंट नीड्स डिसिप्लिन। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम देखते हैं अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमको क्या इंपॉर्टेंट होता है? डिसिप्लिन। अगर हम लोग डिसिप्लिन रहते, कंसिस्टेंट रहते, तभी हम हमारे गोल्स को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। उसके बिना हम लोग हमारे गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। क्या कोई सिंगल पर्सन मैनेजमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, एक टीम की आवश्यकता होती है। जब भी कोई काम टीम में होता है तो उससे हमारी कॉस्ट भी बचती है, ऑल्सो हमारा टाइम भी सेव होता है। इसलिए मैनेजमेंट भी क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। तो ये हमने क्या पढ़ा? स्कोप्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? The father of scientific management. Father of scientific management.
हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने साइंस को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दिया था। इन्होंने ये कहा था जब भी आपको किसी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, किसी चीज को आगे बढ़ाना है, तो वो साइंस के बिना नहीं हो सकता। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब F.W. टेलर ने कुछ थ्योरीज दी थी, कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है, उसको समझते हैं हम। जिसमें सबसे पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है कि जो भी चीजें, जब भी आप किसी चीज को मैनेज करते हो, तो उसको अगर साइंटिफिक टेक्निक्स के जरिए करते हो तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से होती है, ज्यादा इफेक्टिव वे में होती है। वो चीजें आपकी कॉस्ट सेव करती है, आपका टाइम सेव करती है, ऑल्सो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि ह्यूमन बीइंग के साथ साथ आपको साइंस का भी यूज करना चाहिए। साइंस का यूज का मतलब होता है एज इन टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड प्रिंसिपल बताया गया है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप के लिए मैं आपको एक लाइन लिखवाऊंगी, सिर्फ आप वो लाइन लर्न कर लोगे तो आपको ये सेकंड वाला प्रिंसिपल पूरा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें 8 बातें होती है जो हमको ध्यान रखनी होती है, बट ऑब्वियस है कि हम लोग 8 बातें इतने इजीली ध्यान नहीं रख सकते। इसके लिए हमें सिर्फ सिंपल सी एक लाइन लर्न करनी है, वो लाइन लर्न हो जाएगी तो आपको ये फंक्शनल फोरमैनशिप समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो लाइन है, इंस्पेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर कॉस्ट और टाइम बचाने के लिए इंस्पेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर कॉस्ट एंड टाइम बचाने के लिए रूट से स्पीड में एक गैंग रिपेयर शॉप पर गई। रिपेयर शॉप पर गई। ठीक है, क्या लाइन है? इंस्पेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर कॉस्ट एंड टाइम बचाने के लिए रूट से स्पीड में एक गैंग रिपेयर शॉप पर गई। ठीक है, अब ये लाइन मैंने क्यों बताई है इसको हम समझते हैं। क्या होता है, टेलर के हिसाब से 8 डिफरेंट सुपरविजन्स होते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप का ये मतलब होता है कि जब भी आपको किसी चीज का मैनेजमेंट करना है तो आपको एक सुपरवाइजर की जरूरत है। सुपरवाइजर क्या एक ही काफी ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में 8 तरह के सुपरवाइजर्स होने चाहिए। कौन कौन से सुपरवाइजर्स होने चाहिए वो हम इस लाइन के जरिए समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला सुपरवाइजर है जो है इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर, देखो ये आ गया। ठीक है, लाइन में आ गया इंस्पेक्टर। सेकेंड सुपरवाइजर क्या है? सेकेंड लाइन क्या है? इंस्ट्रक्शन। तो सेकेंड सुपरवाइजर है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या बोला हुआ है? कॉस्ट एंड टाइम। तो थर्ड क्या हो जाएगा? कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क। देखो ये भी आ गया सेम, कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क लाइन में।
ठीक है, तीन चीजें क्लियर हो गई। फर्स्ट लाइन की तीन चीजें, इंस्पेक्टर, इंस्ट्रक्शन और कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रूट। तो नेक्स्ट क्या हुआ, रूट क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, रूट क्लर्क। अब इसके बाद रूट भी कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या दिख रही है हमको, स्पीड। तो इसके बाद फिफ्थ वाला प्रिंसिपल क्या, फिफ्थ वाला वो क्या हो गया, स्पीड बॉस। ठीक है, फिफ्थ सुपरवाइजर कौन हो गया, स्पीड बॉस। ठीक है, उसके बाद कौन सी लाइन आ रही है, गैंग। तो सिक्स्थ क्या हो जाएगा, गैंग बॉस। इसके बाद कौन सी लाइन है, रिपेयर। तो नेक्स्ट क्या हो, कौन सा वर्ड है, रिपेयर। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, सुपरवाइजर, रिपेयर बॉस। ठीक है, और लास्ट वर्ड कौन सा है, शॉप। तो लास्ट एट सुपरवाइजर कौन सा हो जाएगा, शॉप डिसिप्लिनरी। शॉप डिसिप्लिनरी। ठीक है, आया समझ में, हो गई ये लाइन लाइन। इंस्पेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर कॉस्ट एंड टाइम बचाने के लिए रूट से स्पीड में एक गैंग रिपेयर शॉप पर गई। ठीक है, तो ये सारे 8 फंक्शनल फोरमैनशिप हो गए, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज करते हैं। कौन कौन से, पहला इंस्पेक्टर, दूसरा इंस्ट्रक्शन। इंस्पेक्टर मतलब जो चीजों पे ध्यान रखता है, चीजों को इंस्पेक्ट करता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फेयर वे में काम कर रहा है कि नहीं, हार्मोनी के साथ काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, मतलब जो गाइड करता है, डायरेक्शन दिखाता है। फिर होता है कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क, आपको सारी चीजें कॉस्ट में भी कॉस्ट बेनिफिट के साथ करनी होती है, ऑल्सो विद इन टाइम करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हो गया रूट क्लर्क, फिर हो गया स्पीड क्लर्क, उसके बाद हो गया गैंग बॉस, मतलब होता है टीम में सारा काम करना होता है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया रिपेयर बॉस, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो उसको आपको क्या करना है, रिपेयर करना है। और लास्ट है शॉप डिसिप्लिनरी। शॉप डिसिप्लिनरी मतलब आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में करनी है। अगर कुछ किसी चीज की कुछ डिफिकल्टी आती है तो कौन सुपरवाइज करेगा, शॉप डिसिप्लिनरी। आया समझ में, ये कितने कौन सा प्रिंसिपल हो गया, सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। थर्ड है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। देखो, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी आप किसी वर्कर का सिलेक्शन करते हो तो साइंटिफिक बेसिस पे करो। साइंटिफिक बेसिस पे मतलब उसको ये पता होना चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको प्रॉपर टेक्निक्स का नॉलेज है कि नहीं, ही इज यूज विद द कंप्यूटर टेक्निक्स और नॉट। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं है, कुछ चीजों में अगर वो लैग कर रहा है, तो हमको उसके लिए उसको क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है। तो FW टेलर थर्ड प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं, साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, मतलब टेक्निक के बेसिस पे क्या करो, सिलेक्शन करो, और उसके बाद अगर उनको किसी चीजों में लैक हो रहा है तो उसके लिए उनको क्या दो, ट्रेनिंग दो। ठीक है, और लास्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, हार्मोनी एंड नॉट डिस्कार्ड। ठीक है, फोर्थ क्या बोलता है, हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हार्मोनी एंड नॉट डिस्कार्ड का मतलब कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको म्यूचुअल कोऑपरेशन में काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहमति से काम करना चाहिए। अपने पर्सनल बेनिफिट की जगह उनको ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट पहले देखना चाहिए। अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के उनको ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। उसको क्या कहा जाता है, हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम।
डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या बोलता है कि हर किसी एम्प्लॉय को पीस रेट के बेसिस पे पे किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात के संदर्भ में बात हो रही। मतलब जितने ज्यादा पीसेस एक एम्प्लॉय बनाएगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी बनाएगा, उस बेसिस पे उसको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। ये किसके द्वारा कहा गया है, एफडब्ल्यू टेलर वाला, टेलर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे होते हैं ये 5 प्रिंसिपल्स। पहला कौन सा पढ़ा था हमने, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब सारी चीजें क्या होनी चाहिए, टेक्निक्स के बेसिस पे होनी चाहिए, साइंस के बेसिस पे होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक चीजों का उपयोग किया जाना चाहिए। सेकेंड क्या कहता है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में सुपर क्या कहा है एफडब्ल्यू टेलर ने, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, किसी भी फर्म को रन करने के लिए सुपरवाइजर्स की जरूरत होती है। कौन कौन से सुपरवाइजर्स, तो उन्होंने 8 सुपरवाइजर्स बताए, जो कि हमने एक लाइन के जरिए समझे। कौन सी लाइन, इंस्पेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर कॉस्ट एंड टाइम बचाने के लिए रूट से स्पीड में गैंग रिपेयर शॉप पर गई। अब इस लाइन में पूरे 8 प्रिंसिपल्स आ गए, 8 सुपरवाइजर्स आ गए। कौन कौन से, इंस्पेक्टर, ठीक है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, उसके बाद कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क, उसके बाद रूट क्लर्क, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, और लास्ट क्या आया, शॉप डिसिप्लिनरी। अब थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। इसमें एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि जो एम्प्लॉयज साइंस को जानते हैं, टेक्निक्स को जानते हैं, कंप्यूटर स्किल्स को जानते हैं, उनका सिलेक्शन किया जाना चाहिए। और अगर वो कहीं लैक कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके। और लास्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का मतलब होता है एम्प्लॉय को उस बेसिस पे किया जाना चाहिए जितना ज्यादा वो जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज वो बनाएगा। ठीक है, ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे वो खत्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। ठीक है, एक चीज और, जो एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स है उनको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। क्या कहा जाता है इसको, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये, क्योंकि इसमें साइंस से रिलेटेड बातें हो रही है सारी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे एफडब्ल्यू हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स। उसे क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट theory which is given by Henry Fayol। हेनरी फ्योल कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर कौन थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, 5 प्रिंसिपल्स। हेनरी फेयोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए, टोटल 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग 14 प्रिंसिपल्स एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, डिविजन ऑफ वर्क। क्या कहता है डिविजन ऑफ वर्क, डिविजन ऑफ वर्क।
ये प्रिंसिपल ही कहता है कि जब भी आपको किसी काम को करवाना है तो आप उसके एफिशिएंसी, वर्कर की, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी के हिसाब से उसको विभाजित कर दीजिए काम को। इससे क्या होगा, काम आपका जल्दी खत्म होगा और आपका टाइम भी सेव होगा। और वो हर एम्प्लॉय उसकी इफिशियंसी के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर पाएगा और ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मतलब हेनरी फेयोल ने क्या कहा है सबसे पहले, कि डिवीजन ऑफ वर्क कर दीजिए। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जब भी हमारे घर में शादी होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्या पूरा काम, शादी का काम कोई एक व्यक्ति करता है? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग लोगों से। उससे क्या होता है, एक किसी व्यक्ति पे ज्यादा पूरा बर्डन भी नहीं आ जाता है और काम भी जल्दी से हो जाता है और मोस्ट इफेक्टिव वे में हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, डिविजन ऑफ वर्क। सेकेंड प्रिंसिपल कहता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। किसी चीज पे, किसी चीज के लेके या किसी विषय में डिसीजन लेने का अधिकार, उसको बोला जाता है ऑथोरिटी। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। अब देखते हैं कि इसमें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ने क्या कहा है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल। व्हाई सो, समझते हैं। देखो, क्यों ऐसा होता है, अगर अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, वो उसका मिसयूज करने लगेगा। ठीक है, वो ज्यादा अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाने लगेगा, हर चीज को खुद के कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा, हर चीज को टेक ओवर करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने लग जाएगा, मिसयूज होने लग जाएगा। उसी के वाइस वर्सा, इफ ऑथोरिटी विल बी लेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी मोर, authority will be less and responsibility will be more, then what will happen, अगर किसी व्यक्ति पे ज्यादा जिम्मेदारी डाल दे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही एम्प्लॉय पे आपने सारी जिम्मेदारी डाल दी या फिर कुछ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज पे, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं बट उसमें से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और बाकी लोगों को उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। इसको हम इस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं कि अगर डिविजन ऑफ वर्क प्रॉपरली नहीं किया, सिस्टमैटिक वे में नहीं किया, हर वर्कर की इफिशियंसी के हिसाब से नहीं किया तो क्या होने लग जाएगा, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है, एम्प्लॉय अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, स्मूथली वर्क करेगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली वर्क करेगा। ठीक है, ये कहा, ये है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल क्या है, डिसिप्लिन। ये हमने डिसिप्लिन, अभी हमने जो स्कोप और फीचर्स पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था। ऑब्वियस ही बात है, जब भी आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो आपको डिसिप्लिन होना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप में कंसिस्टेंसी होना इंपॉर्टेंट है। आपको चीजों को कंटिन्यूअस वे में करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो चीजें क्या होंगी, लैक होंगी, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा, इन एफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर पाएगा। जो जो हम लोग रिजल्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे, वो रिजल्ट हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की अगर ग्रोथ होगी तो भी बहुत स्लो ग्रोथ होगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड।
यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? वन बॉस ओनली। क्या कहता है यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक एम्प्लॉय एक ही बॉस को अकाउंटेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको एक ही चीज के लिए एक से ज्यादा बॉस को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है, या एक ही काम का उसको एक से ज्यादा बॉस को रिपोर्ट देनी पड़ रही है। अगर ये चीज होगी तो क्या होगा? सबसे पहले उसका टाइम भी जाएगा, उसकी एनर्जी भी जाएगी, और एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि वन एम्प्लॉय शुड बी अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली। फिफ्थ क्या बोलता है? फिफ्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का वही मतलब है कि जब भी गाइडेंस आती है किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को गाइड करते हैं, तो वो भी एक ही जगह से आना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको तीन अलग अलग मैनेजर अलग अलग जगह से गाइड कर रहे हैं। इससे क्या होगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो अपना उसके अंदर जो स्किल्स होगी वो नहीं लगा पाएगा। ठीक है, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे किसके गाइडेंस को फॉलो करना है, किसकी बात को मानना है। ठीक है, इसीलिए क्या होना चाहिए? जैसे यूनिटी ऑफ कमांड में कहा गया वन बॉस ओनली, वैसे ही सेम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में गाइडेंस कहाँ से आनी चाहिए? एक ही डायरेक्शन से आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सिक्स्थ प्रिंसिपल बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले खुद की पर्सनल ग्रोथ को देख रहे हो, पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हो, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो या नहीं हो, इससे मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपका आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता रहे। आपका गोल ये होना चाहिए कि ठीक है, मेरा सैलरी इंक्रीमेंट तो हो ही, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करवानी है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तभी आपकी भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती जाएगी। ठीक है, आपका गोल ये होना चाहिए कि अगर मेरे कंट्रीब्यूशन से लास्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन में 10% ग्रोथ हुई है, तो इस बार एटलीस्ट 20%, 30% तो भी होनी चाहिए। इसी को कहा जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिमेनरेशन ऑफ पर्सनल। रिमेनरेशन ऑफ पर्सनल का क्या मतलब होता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को हायर करते हो, किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हो, तो उसको फेयर रिमेनरेशन दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उससे बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो और उसको बहुत कम पे कर रहे हो। ऑल्सो ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय है वो काम ही नहीं कर रहा है, बट आपके उसके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, या फिर वो किसी अच्छे रेफरेंस के थ्रू हायर हुआ है, तो आप उसको रिमनरेशन ज्यादा दे रहे हो, बट बाकी एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में काम कम करवा रहे हो। ठीक है, इसलिए हर एम्प्लॉय को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से ही काम करवाना चाहिए। ठीक है, और उसी के हिसाब से उसको पे करना चाहिए। इसे कहा जाता है रिमनरेशन ऑफ पर्सनल। इसके बाद क्या कहा जाता है? एट्थ है सेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, ये प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है? देयर शुड बी डेलीगेशन ऑफ पावर टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू कैरी आउट सर्टेन टास्क। द टास्क ऑफ मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी सेंट्रलाइज एट द टॉप लेवल। मतलब कुछ ऐसे डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, वो डिसीजन हमेशा किसके द्वारा लिए जाने चाहिए? टॉप लेवल द्वारा लिए जाने चाहिए। और ऐसे टास्क जो छोटे होते हैं वो किसको दिए जाने चाहिए?
लोअर लेवल को देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम सेंट्रलाइज्ड वे में होना चाहिए, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड वे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आया समझ में? ये था हमारा 8th प्रिंसिपल। इसके बाद क्या बोला जाता है, 9th प्रिंसिपल। आप देखोगे तो सारे प्रिंसिपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला हमने जो देखा था डिविजन ऑफ वर्क और ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड था। फिर यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कनेक्टेड था। फिर उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन कनेक्टेड है। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और स्केलर चेन, इसके बाद वाला जो प्रिंसिपल है, ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, स्केलर चेन कहता है कि देयर शुड बी अ लाइन ऑफ हियरार्की, ठीक है, फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। मतलब जो चीजें टॉप से बॉटम में आनी है, एक हियरार्की में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म में